किसी देश को समझना हो, खासकर भारत जैसे विशाल देश को, तो शुरुआत कहाँ से करें? एक तरीका है उसके सबसे दिलचस्प फैक्ट से। तो आज हम यही करने वाले हैं। कुछ फैक्ट्स को जोड़ेंगे एक माला की तरह और देखेंगे कि इन सब से मिलकर भारत की कैसी तस्वीर बनती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बंगाल टाइगर, गंगा नदी और इंडिया की पहली सैटेलाइट, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है ना अजीब सवाल। इसका जवाब ही हमें इंडिया की पूरी कहानी बताएगा, उसके सिंबल से लेकर साइंस तक। देखिए, किसी भी देश की पहचान उसके सिंबल से होती है। ये सिर्फ तस्वीरें या नाम नहीं होते, ये उस देश की सोच, उसकी आत्मा को दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडिया के नेशनल सिंबल से। देखते हैं हमने क्या-क्या चुना है अपनी पहचान के लिए। तो ये हैं इंडिया के कुछ नेचुरल ट्रेजर्स, जैसे कि टाइगर, जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नेचर को बचाने का भी सिंबल है। फिर है कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलकर भी साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल एक स्पिरिचुअल मैसेज की तरह। और हाँ, आम फल तो है ही, पर ये इंडिया की मेहमान नवाजी को भी दिखाता है। ये सारे सिंबल्स मिलकर इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी और कल्चर की एक झलक देते हैं। और हमारा तिरंगा, हर सिंबल के पीछे एक इंसान होता है, एक सोच होती है। हमारे झंडे के पीछे थे पिंगली वेंकैया। उन्होंने ही इन तीन रंगों को एक साथ लाकर एक ऐसा सिंबल बनाया जो आज करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत, शांति और विश्वास का मतलब है। बिल्कुल वैसे ही हमारा राष्ट्रगान जन गण मन सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक कविता है। और ये कविता लिखी किसने है? उस शख्स ने जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। इससे बड़ा सबूत क्या होगा इंडिया की इंटेलेक्चुअल लेगेसी का। तो सिंबल्स की बात हो गई, अब आते हैं इंडिया की जमीन पर, उसके ज्योग्राफी पर। और ये कोई आम ज्योग्राफी नहीं है। यहाँ बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, तपता हुआ रेगिस्तान मिलेगा और खूबसूरत समुंदर के किनारे भी। सब कुछ एक ही देश में। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा कॉन्टिनेंट एक देश में समा गया हो। अब जरा इस स्केल को देखिए, कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ है राजस्थान, जो एरिया में इतना बड़ा है कि उसमें कई छोटे छोटे देश आ जाएं, और दूसरी तरफ है छोटा सा गोवा, जो अपने बीचेस और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। यही तो है इंडिया की विशालता। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ जमीन पर फैली हुई नहीं है, ऊपर आसमान की तरफ भी है। एक तरफ देखिए, हमारे पास आसमान छूती हिमालय की चोटियां हैं, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है। यहीं से हमारी ज्यादातर नदियां निकलती हैं। और फिर दूसरी तरफ नीचे कर्नाटका में है इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, कुंचिकल फॉल्स। मतलब हर तरह की एक्सट्रीम ज्योग्राफी यहीं है। तो इस पूरे विशाल लैंडस्केप में फैले हैं 28 अलग अलग राज्य, और हर राज्य का अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, अपना खाना पीना है। सब मिलकर एक खूबसूरत पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, तो जमीन की बात हो गई, पर कोई भी देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, उसे बनाते हैं लोग, उनके आइडियाज, उनके उसूल, जो सबको जोड़ के रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की नींव की। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। इंडिया में इतनी सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, तो आखिर इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? क्या सोचते हैं, कोई एक भाषा है जो पूरे देश को जोड़ती है? जवाब है कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, इंडिया की कोई एक नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। और ये एक शब्द, या कहें कि इस शब्द का न होना, इंडिया के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, इंडिया ने किसी एक भाषा को दूसरी से ऊपर नहीं माना। सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। लेकिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी भाषाओं की इज्जत करता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारी भाषाएं भले ही अलग हों, पर हम सब एक हैं। असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही तो है। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, उस दौर में जब नया नया इंडिया बन रहा था। 1947 में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, फिर 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, और 26 जनवरी को हमारा देश एक रिपब्लिक बना। ये आज़ाद इंडिया के शुरुआती लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कदम थे। और इसी दौर में 1965 में एक नारा गूंजा जो आज तक जिंदा है, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी के दिए गए ये दो शब्द देश की रग रग में बस गए। ये सलाम था उन दो लोगों को जिनके कंधों पर देश का बोझ है, हमारा सैनिक और हमारा किसान। तो अब तक हमने इंडिया की अंदरूनी बातें की, पर इंडिया की कहानी सिर्फ उसकी सीमाओं तक नहीं है।
चलिए अब देखते हैं कि इंडिया दुनिया के नक्शे पर, ग्लोबल स्टेज पर कहाँ खड़ा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ भी एक अनोखी कहानी है। ऑफिशियल नेशनल गेम तो हॉकी है, हमने ओलंपिक गोल्ड्स भी जीते हैं इसमें, लेकिन दिल पर किसका राज है? बिल्कुल क्रिकेट का। क्रिकेट यहाँ एक पैशन है, एक जुनून है। और हाँ, हर 4 साल में ओलंपिक्स तो आते ही हैं जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। और अब याद है शुरू में एक सवाल पूछा था, टाइगर, गंगा और सैटेलाइट में क्या कॉमन है? जवाब यही है, टाइगर जमीन पर हमारी ताकत है, गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है। और 1975 में जब आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च हुई तो हमने आसमान में अपनी पहचान बना दी। ये वो मोमेंट था जब इंडिया ने दिखाया कि वो अपनी रूट्स को भी संभालता है और फ्यूचर की तरफ भी देखता है। ये कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इंडिया दुनिया से अलग थलग नहीं है। हम एशिया का हिस्सा हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं जैसे टीवी या कंप्यूटर, उनके इन्वेंटर्स दुनिया के अलग अलग कोनों से थे। और हाँ, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मतलब साफ है, इंडिया की स्टोरी पूरी दुनिया की स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमने सिंबल्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और दुनिया से इंडिया के रिश्ते की बात की, इतने सारे फैक्ट्स देखे। पर एक आखिरी सवाल, अगर इन सब में से सिर्फ एक फैक्ट चुनना हो जो आज के इंडिया की सबसे बड़ी कहानी बताता है, तो वो क्या होगा? क्या वो इंडिया की डाइवर्सिटी होगी, या उसकी यूथ पॉपुलेशन, या फिर स्पेस में उसके बढ़ते कदम? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, क्योंकि इंडिया की कहानी हर किसी के लिए थोड़ी। किसी देश को समझना हो, खासकर भारत जैसे विशाल